हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का चौथा सेट है ज्ञान बिंदु का। और यह चौथा सेट का पहला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है? तो याद रखेंगे जीरो पैलेथेमिया को। किसको याद रखना है? जीरो पैलेथेमिया। चूंकि सुनहरा चावल में है जो विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए से होने वाली जितने भी बीमारियां उसके बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल्डन चावल ओरिजा सैटिवा, अर्थात चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सैटिवा। ठीक है। और सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन B1 अर्थात थायमिन नहीं पाया जाता, कमी पाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में तो सभी आदमी जानते ही है कि ओजोन परत के संरक्षण से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना 1987 में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैस प्रभाव को रोकना था। ठीक है। और उसके बाद की बात की जाए तो ओजोन परत के छिद्र में होने वाला सर्वप्रथम पता कौन लगाया था? तो जोसेफ फॉरमैन। जोसेफ फॉरमैन को याद रखेंगे। कब पता लगाते हैं? 1985 में लगाते हैं और अंटार्कटिका क्षेत्र पर लगाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल का निचला परत है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। याद रखें, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन याद रखेंगे। क्या याद रखना है? डॉप्सन। उसके बाद ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। कौन सा गैस? CFC। याद रखेंगे, CFC। ठीक है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। और वन्यजीव संरक्षण, चलो 2002 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इनमें संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। इनके द्वारा समुदायों के अधिकार में कमी किए बिना वन्य जीवों को संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है कच्छ की खाड़ी। याद रखेंगे, एक कच्छ की खाड़ी और गुजरात में है जो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से होने वाला बीमारी है। यह जीवाणु जनित रोग है। यह जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद जीवाणु टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड। इसका अन्य नाम आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत बुखार। खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल सॉलमैन। प्रभावित अंग आंत, टीका, टैब वैक्सीन। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? तो याद रखेंगे रेहू और कतला को याद रखेंगे, स्वच्छ जल की मछली है। उसके बाद स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछलियां पाई जाती है। ठीक। संकरडेटा के अंतर्गत मछलियां आती है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। ये अनियतापी या असमतापी जंतु है। इस वर्ग के जीवन में श्वसन कलोम द्वारा होता है। ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट है। मत्स्य वर्ग में शार्क, टॉर्पीडो, भेटिका, हिप्पोकैम्पस, एनाबास, मांगुर, सिंगी इत्यादि आता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। और उसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे। जिनमें कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो याद रखेंगे कॉमेट। कॉमेट जो है पर्वत चोटी उत्तराखंड में है। कॉमेट पर्वत की ऊंचाई अगर बात की जाए तो 7756। अब याद रखेंगे नामचा वर्मा चीन में जिसकी लंबाई 7756, मकालू नेपाल व चीन में जिसकी लंबाई 8481, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 और तिरुचमीर पाकिस्तान में है जो 7228 और नंदा देवी भारत में और इसकी लंबाई 7817 और नंगा पर्वत 8126 याद रखेंगे जो भारत में। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान के योकोहामा शहर में
वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, तो याद रखें, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा, भारत का नूनामती तेल शोधक कारखाना जो है असम में है। नूनामती तेल शोधक कारखाना। डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1901 में होती है और भारत में कुल 23 तेल शोधक कारखाना है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है। नूनामाती तेल शोधक कारखाना। नूनामाती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 ईस्वी को किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं की रचना जो है अकबर के कहने पर किया गया था। मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर की आत्मकथा जो फारसी भाषा में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगान में हुआ और वह पितृवंश की से और तैमूर का वंशज, मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माता की ओर से क्या था, तो यह चंगेज खां का वंशज था। अब मैं बात करूं बाबर। 1494 में 11 वर्ष की आयु में फरगाना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरसाना, समरकंद पर विजय पाई। 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की और जिहाद का नारा दिया गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ जिसमें मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर की लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खासूर अफगान था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल कन्नी जाति के थे। अन्य 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से लिया गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अब अकबर को के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। जहांगीर 1605 से 1627। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अब बात की जाए तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे जो भारत आए थे। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए थे। हुमायूं 1530 से 1556। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजय रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। उसका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ।
अब आगे की बात किया जाए। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्ध कौन कौन थे? तो याद रखें, कालिंजर का युद्ध, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध। कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में होता है। देवरा का युद्ध जो होता है 1532 ईस्वी में होता है। चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में। औरंगजेब की बात की जाए, जिसकी शासन अवधि जो है 1658 से 1707। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न होती है और मई 1666 को आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। अब अगला प्रश्न है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी का किला का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जमायत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार खंभा महल का निर्माण भी करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण करवाया। और 1303 मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। इस समय मंगोल आक्रमण हुआ और जिसने सुरक्षा के लिए सीरी के किले को मजबूत किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 गुलाम वंश का शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी की कारा मानिकपुर में कर दी गई और घोड़ा दागने एवं सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसका अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया और इसने खुम्स अर्थात लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। उसके बाद किया जाए तो इसने अपने शासन में अलाउद्दीन के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। सिकंदर एसानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर नाप तौल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इल्तुतमिश की बात की जाए 1211 से 1236 तक इसका कार्यकाल रहता है। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवड़ी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। अब बात की जाए इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण का पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी के टंका कहा जाता था एवं तांबा को जित्तल कहा जाता। एकता प्रणाली कुतुबुद्दीन ऐबक 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही रहते थे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासन की अवधि रही 1351 से 1388। फिरोज तुगलक का राजाभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। पुनः फिरोज का राजाभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसमें कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र सुल्तान जिसका राजाभिषेक 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 खराज, पहला खराज अर्थात लगान, खोम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर जिसका नाम हक ए सर्ब कर था भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों का स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। बात किया जाए तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने
ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण के निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता था। शेर शाह सूरी शेर खां एवं 1540 से 45 ईस्वी में। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी के अनुसार डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 में हुआ था और इसके बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का फरीद था। 1497 से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। शेर शाह स्वयं शासन का प्रधान था। उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। दीवान ए वजारत वित्त विभाग होता था, जिसके अध्यक्ष वजीर होते थे। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग होता था, जिसका मुख्य अधिकारी आरिज ममालिक होता था। दीवान ए रसालत विदेश मंत्री के भांति कार्य करता था और दीवान ए इंसाफ सुल्तान के आदेशों को लिखना अर्थात प्रधान दबीर ममालिक होता था। उसके बाद दीवान ए काजा सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग होता था। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उदय सिंह था, याद रखेंगे। और 1567 से 68 में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गया और अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाता है और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अब अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बरिसल के महल में हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। और अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। उसके बाद अकबर के महत्वपूर्ण कार्य का बात किया जाए तो 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति करते तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में करता है। अब बात किया जाए तो अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया और यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया और इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली थी। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची में रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है आप याद रखेंगे सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाबों के बीच में स्थित है। रोहतास गढ़ का किला शेर शाह से संबंध है। पटना शहर की स्थापना 1541 में शेर शाह ने किया था और शेर शाह का डाक प्रबंध मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालिंजर में हो जाता है। शेर शाह 1540 से 1545 सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले का नामित किया गया। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन ए डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्राम चांदी के रुपया व 380 ग्राम तांबे के दाम चलवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने ही करवाया। और मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। शाहजहां 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। कालिंजर दुर्ग की बात की जाए तो कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक याद रखेंगे सोमदेव है। उसके बाद कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव गुप्तकालीन लेखक था। बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक था। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक थे और विशाख दत्त ने मुद्राक्ष देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक लिखी थी। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो
12 महिर, एक मिनट। अब याद रखें कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे, तो आर्यभट्ट याद रखेंगे। और अब बात की जाए तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया और पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने ही बताया। ब्रह्मगुप्त को आर्यभट्ट का न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम भारत की 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति लिखना आरंभ किया। 12 महिर, बृहद संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने। 15वां प्रश्न है कि निम्न में कौन 23वें तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ याद रखेंगे। और चलिए प्रमुख जैनों के बारे में जानेंगे। प्रथम थे जैन ऋषभदेव, जिनकी प्रतीक चिन्ह 60, और संभवनाथ अजितनाथ द्वितीय, जिनकी प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ थे तीसरे नंबर के। घोड़ा सुपार्श्वनाथ सप्तम, स्वास्तिक शांतिनाथ 16वां, हिरण हरनाथ 8वां, जिनकी प्रतीक चिन्ह थी मीन, और नेमिनाथ 21वां, जिनके प्रतीक चिन्ह थी नीलकमल। अरिष्टिनेमि थे 22वां, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है। और पार्श्वनाथ 23वां, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, और महावीर 24वें हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था सी। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। बात की जाए तो निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। स्वदेशी शासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में मुंबई में के संस्थापक थे, और कांग्रेस ने 1906 में के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और इसके अध्यक्ष JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना के कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती वेदों की और लौटों का नारा दिए थे। इन्होंने वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवीय माना। उसके बाद दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी की द्वार खोल दिया गया। 1882 में दयानंद सरस्वती गौर छीनी सभा की स्थापना करते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यक्तिगत बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इनके प्रयासों में 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उसके बाद राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अपरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया। 1897 में अमेरिकी प्रवास को वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खुला। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। उसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। इन्हीं वैसेंट कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर बात की जाए 1937 में कांग्रेस
मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना और बंगाल में कृषक प्रजापति और फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब आगे की बात की जाए तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गया। 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुना गया। लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को प्रति मुसलमानों में निष्ठा का बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। लीग ने 1908 में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जिसकी पूर्ति 1909 में मार्लो मिंटो सुधार द्वारा किया गया। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा में स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुई। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण हुआ। 1908 ईस्वी में बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था और इनके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिसका कार्य सर्वाधिक विरोध हुआ वह बंगाल विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 ईस्वी में किया गया था। अब आगे की बात की जाए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर थे। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया था। 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति रूप में अपनाया गया था। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाल राष्ट्रवादी की वृद्धि को कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन करना चाहता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। वर्ष 1911 में जॉर्ज परचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो याद रखेंगे महादेव गोविंद रनाड़े प्रार्थना समाज के संस्थापक रहे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और M.G. रनाड़े के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज के स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया। ज्योतिबा राव फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और प्रार्थना समाज आचार्य केशव चंद्र में महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। G.R. भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। 1871 में रनाड़े ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा सिक्त के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। M.G. रनाड़े को
बात की जाए एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नीलनी सेन गुप्ता थी और नीलनी सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ईस्वी में A.O. होम द्वारा किया गया। प्रारंभ में इसके संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था और जिसे 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी दिया गया और A.O. होम 1885 से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का पद व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला और इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 72 लोगों को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉफरिन था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय नेता भी थी। अरुणा आसफ अली